राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है, आज जो हम जीके पीवाईक्यू सीरीज का ये लेक्चर करने वाले हैं वो रहने वाले हैं 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हम अपनी लेक्चर पर बढ़ते हैं। हमारा जो थीम श्लोक, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसको आपको याद रखना है। ये आपको ताकत देगा हमेशा, और जितने भी आपके आसपास ट्रबल्स हैं उसको दूर रखेगा आपसे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन आज के दिन का है वो रहने वाला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो एकेडमी है ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है संगीत नाटक एकेडमी का। ठीक है, जिसके बारे में आप बहुत सुनते हैं, संगीत नाटक एकेडमी। अब इसके बारे में हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि इसने हमें बताया है कि क्लासिकल डांस इंडिया के कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, उससे पहली चीज़ ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1952 में, ये भी आपको याद रखना है। और ये जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी है, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1954 में। और ये कहाँ पे है? तो ये है हमारी इम्फाल में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्फाल में और भी हमने क्वेश्चन किए थे कि इम्फाल में और क्या चीज़ थी। तो इम्फाल में एक इंस्टीट्यूशन और था जो कि हमारे गुरु विपिन सिंह द्वारा फाउंडेड है, वो है गोविंद जी नृत्यालय। गोविंद जी नृत्यालय। ठीक है, किसके द्वारा फाउंडेड है? तो ये फाउंडेड है विपिन सिंह के द्वारा। विपिन सिंह मणिपुरी डांस के कंपोनेंट हैं और इनको हंजाबा का टाइटल मिला था। किसके द्वारा? मणिपुर किंग के द्वारा। इसका कौन सा टाइटल? हंजाबा का। ठीक है, और एक चीज़, इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल रखा है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिल रखा है। कब मिला है? वो मिला है 1966 को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे मणिपुरी डांस की बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और याद कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कि मणिपुरी डांस के 3 फॉर्म हैं। मणिपुरी डांस के 3 फॉर्म हैं। कौन कौन सी फॉर्म, क्या क्या फॉर्म है वो है थांगटा, जो इसका मार्शल डांस है, रासलीला जो भगवान कृष्ण और राधा रानी पे आधारित है, और तीसरा है संकीर्तने। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है? और ये याद रखना है कि मणिपुरी डांस लॉर्ड विष्णु के ऊपर है, मतलब उनको दिखाया जाता है। ठीक है, और इस 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक है जागोई, एक है चोलोम। ये भी मणिपुरी डांस में यूज़ की जाती है। और यहाँ तक आपको ये याद रखना है कि जो हमारा चोलोम है वो मैस्कुलिन डांस एस्पेक्ट है। 2 डांस होते हैं, आपने देखे थे कि जो क्लासिकल डांस के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है तांडव जो कि हमारा शिव जी से रिलेटेड है, और एक होता है, वो आप मुझे बताएंगे, जो पार्वती से रिलेटेड है। ठीक है, तो चोलुम क्या है? चोलुम मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, मैस्कुलिन डांस फॉर्म है। ठीक है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम है पुंग। तो इसको पुंग चोलुम के तरह बोला जाता है। और इसके हमें कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो विपिन सिंह जी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और बिंबवती देवी, झावेरी सिस्टर्स, ये हम पहले रिवाइज कर चुके हैं, एक बार वापस कर लेते हैं। ठीक है, निर्मला मेहता, चारू माथुर, अखम लक्ष्मी देवी, और अलूरा काबूनी, अलियोरा काब्यूनी। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि तांडव जो है वो लॉर्ड शिव को दिखाता है, तो पार्वती को कौन सा दिखाता है? पार्वती को दिखाता है लास्य, जो फेमिनाइन डांस फॉर्म है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो तानसेन फिल्म महोत्सव कौन सा स्टेट पर ऑर्गेनाइज करता है, ये आपको बताना। उससे पहले तानसेन के बारे में हमने क्या देखा था कि ये अकबर के कोर्ट में थे, इनको मियाँ का जो टाइटल है वो अकबर ने दिया था। ठीक है, ये देखा था हमने, ये नवरत्न में से एक थे, इनका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, और ये रीवा घराने से बिलोंग करते थे। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ये रुद्रवीणा से एसोसिएटेड हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मियाँ तानसेन के बारे में। और ये अवार्ड हमें देती है मध्य प्रदेश की सरकार, एमपी गवर्नमेंट। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू गांधी जी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917। ठीक है, तो कौन सा सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 ईयर में किया था, ये चीज़ हमें देखनी है। उससे पहले हम गांधी जी के बारे में आज से पहले कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। क्या जानते हैं कि गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ फॉर्म की थी, जैसे कि नेशनल इंडियन कांग्रेस फॉर्म की थी, इंडियन कांग्रेस फॉर्म की थी। कब फॉर्म की थी आप मुझे बताएंगे। फिनिक्स फार्म खोले थे, फिनिक्स फार्म, और इंडियन ओपिनियन करके एक पत्रिका भी निकाली थी। ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। आपने मुझे बताना है कि ये इन्होंने मतलब कि कब किया था। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन इन्होंने 1903 में, फिनिक्स फार्म 1904 से 1914 तक, ठीक, जब तक गांधी जी वहाँ तक थे, और ये इंडियन कांग्रेस 1894 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये इंडिया आए। इंडिया कब आए ये आए 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए। ये डेट आपको याद रखनी है। आपको ये भी पता होगा कि 9 जनवरी को ही हम प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब क्या 1915 में आते ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया सत्याग्रह वगैरह? नहीं, तो उससे पहले इन्होंने भ्रमण किया इंडिया का। किसके कहने पे? तो इनके पॉलिटिकल गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके कहने पे गांधी जी ने पहले इंडिया का भ्रमण किया। ठीक है, और उसके बाद 1917 में पहला सत्याग्रह इन्होंने किया। कहाँ किया था? वो किया था चंपारण, बिहार में। ये कहाँ पे है? बिहार में है। ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो इनको बुलाया किसने था? वो बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और किसके विरुद्ध किया था? ये था तिनकटिया सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के विरुद्ध इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। उसके बाद बैक टू बैक इन्होंने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद इन्होंने ये क्या बोलते हैं, अहमदाबाद में गए। वहाँ पे किसके कहने पे गए थे, ये आप मुझे बताएंगे। और कौन सा सत्याग्रह मतलब किसके बुलाने पे गए थे, और किस कारणवश इन्होंने सत्याग्रह किया था? तो ये किसके बुलाने पे गए थे? ये गए थे अनसुईया साराभाई। वहाँ के वर्कर्स को प्लेग बोनस नहीं मिल रहा था, तो उसके खिलाफ, प्लेग बोनस के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, और कुछ हद तक इन्होंने रिलीफ भी दिलाई थी। ठीक है, ये 1918 की बात है। और उसी साल इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह भी किया था 1918 में ही। ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है? ये दोनों जगह गुजरात में पड़ती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये बरदौली सत्याग्रह की बात जो लास्ट ऑप्शन कह रहा है, इससे आपको याद रखना है कि बरदौली सत्याग्रह जो है वो किससे रिलेटेड है? वो सरदार पटेल से रिलेटेड है। सरदार पटेल से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और ये याद रखना है कि सरदार का टाइटल भी इनको इसी बरदौली सत्याग्रह में वुमेन्स के द्वारा दिया गया था। ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या याद रखनी है? और आपको याद रखनी है कि गांधी जी से रिलेटेड बुक कौन सी हैं आपकी। ठीक है, तो गांधी जी से रिलेटेड कौन कौन सी बुक हैं? एक तो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे
एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? विथ ट्रुथ। ठीक है। हिंदू स्वराज करके भी इनकी बुक है, हिंदू स्वराज। और एक और बुक है नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस करके, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट करके इनकी 3 बुक हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है। ठीक है। तो गांधी जी के बारे में आपको इतना अभी फिलहाल याद करना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ज़्यादा एकदम से नहीं बता रहा हूँ, उतनी ही। ठीक है। उतनी ही मैं बात बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम गांधी जी के क्वेश्चन करेंगे तब हम खेड़ा सत्याग्रह के बाद की कहानी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक हमें साइंटिफिक टर्म दे रखी है, इसका नाम आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, हबार्डिया हेप्टा न्यूरॉन करके। ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये आपको बताना है किसकी स्पीसीज है। ग्रास की है, बैम्बो की है, टाइगर की है, क्रेन की है। ठीक है। तो ये स्पीसीज है ग्रास की, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, और उससे पहले, वो चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह के बारे में दिया जाता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बारे में दिया जाता है, उस वो लिस्ट है रेड लिस्ट। ठीक है। जिसको जारी करता है हमारा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद रेड लिस्ट देता है, रेड लिस्ट में 9 कैटेगरी देता है। कौन कौन सी कैटेगरी है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। पहली कैटेगरी है एक्सटेंट की, जानवर एक्सटेंट हो गए। ठीक है। सेकंड है एक्सटेंट इन वाइल्ड। थर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। चौथी है एंडेंजर्ड की। फिर वल्नरेबल। ठीक है। फिर नियर थ्रेटन, जो थ्रेटन होने के आसपास हैं। थ्रेटन्ड। ठीक। उसके बाद है लीस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट, जिसका डेटा पूरा नहीं है। और लास्ट में है नो इवैल्यूएशन, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसको हमने इवैल्यूएट नहीं किया है। ये 9 कैटेगरीज में IUCN जो है रेड लिस्ट को बांटता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और क्या याद रखना होगा इससे रिलेटेड? आपको याद करना होगा जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कब कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इससे भी क्वेश्चन बनता है, जो हमारा 1972 का है। इसके मुताबिक 6 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो इससे पूछा गया था कि भाई इन्होंने एक एनिमल का नाम दे दिया था और पूछा गया था कि वो किस शेड्यूल में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले शेड्यूल में आता है एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो। सेकंड में आते हैं जिनको हाई प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है। और थर्ड और फोर्थ लगभग सेम है, लेकिन मतलब कि जो कि एंडेंजर्ड नहीं है लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। तो उनसे क्वेश्चन कम बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर्थ जो है, जो स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे रैट्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स, रैट्स हो गए, बैट्स हो गए। और फिफ्थ वाले वो होते हैं जिनकी आप सेल कर सकते हो, वो स्पीशीज जिनकी आप सेल कर सकते हो। ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। अब कौन कौन से आते हैं? एंडेंजर्ड में आपके आते हैं, फेलिस क्योस। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फेलिस क्योस जो है, ये एक तरह की बिल्ली होती है, बिल्ली फैमिली से बिलोंग करती है। ये किस शेड्यूल में आती है? तो ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में आती है। ये चीज़ रखनी है। और कौन कौन के इसमें? ब्लैक बक, सलमान खान के साथ जिसकी भिड़ंत हुई थी, स्नो लेपर्ड, ये भी इसी में आते हैं। और एशियाटिक लेपर्ड, एशियाटिक चीता, ये भी इसी में आते हैं। इसमें को हाई प्रोटेक्शन किसको चाहिए? वो है इंडियन कोबरा,
जो भी मतलब जो भी एक्सटेंट हो सकता है, या एसएमईस का मैकाओ जो है, एसएमईस मैकाओ, मैकाओ। नॉट एंडेंजर्ड में कौन कौन से आते हैं? फ्लैमिंगो, फैल्कन, या जो सांबर है राजस्थान में। इसका मैंने बता दिया आपको, रैट हो गए, बैट हो गए, माइस हो गए, और जो सेल, और इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें पिक्चर प्लांट हो गया, पिक्चर प्लांट, जैसे मुंह खोलता है फंस जाए तो फंस ही जाए। एक होता है ब्लू वांडा करके, ये भी इसमें आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फेलिस कॉर्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है जहाँ तक मुझे याद है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये किस में है? ये किस में है? फर्स्ट शेड्यूल में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू श्रीलंका? श्रीलंका के पास कौन सा एरिया है, ये आपको बताना है जो सबसे पास है। कराईकाल, कराईकाल और यनम, माहे, या फिर यनम। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये अपना भारत मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ श्रीलंका है। ठीक है, केरला रीजन भी ऐसे है, और इधर तमिलनाडु है, और ऊपर आंध्रा है। ठीक है, तो ये जो यनम है, ये यनम जो है, यनम ये पड़ता है हमारा आंध्रा में, यहाँ कहीं। आपको पता है पौंडीचेरी यहाँ पड़ता है। माहे हमारा यहाँ पड़ता है। ठीक है, यहीं पे हमारे आइलैंड्स हैं जिनका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, और कराईकाल पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो कराईकाल है, यही हमारा आंसर है। कराईकाल ही है जो श्रीलंका के एरिया में पास में है, कराईकाल, यहाँ से। ठीक, अब जो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके बीच में हमारा एक स्टेट है, ये उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पाक स्टेट। ये आपको याद रखना है, जो इंडिया और क्या बोलते हैं श्रीलंका को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम जब आइलैंड देख रहे हैं तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं हमारे जो नॉर्थ अंडमान वाले आइलैंड हैं, या साउथ अंडमान एंड निकोबार वाले जो हैं। ऐसे थोड़ा बना लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है? ये हमारा नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान। ये है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, ये है लिटिल अंडमान। ठीक है, ये हमारा फिर निकोबार आ गया, एक कैप निकोबार, निकोबार, ये लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। ठीक है, इतने, थोड़ा इसका नाम पूरा कर देता हूँ। अब आपको मुझे बताना है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है उसका क्या नाम है, मतलब इस पैसेज का क्या नाम है। ठीक है, और जो अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है चैनल, उसका क्या नाम है, ये चीज़ भी आपको मुझे बतानी। तो साउथ अंडमान को जो लिटिल अंडमान से अलग करता है उसको बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। और जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है उसको बोलता है 10 डिग्री चैनल। याद रहेगा। और चीज़ें क्या याद रखनी है कि नॉर्थ अंडमान पे ही स्थित है हमारे नारकोडनम, और एक पीक स्थित है सैडल पीक। ठीक है, बैरन कहाँ स्थित है? तो बैरन हमारा मिडिल के आसपास स्थित है, और यहीं पे साउथ अंडमान में ही हमारी इसकी कैपिटल है जिसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। याद रहेगा। नारकोंडम और बैरन क्या है? ये वॉल्केनो है, ये चीज़ आपको पता है। मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ आपको बेसिक पता होगी।
ग्रेट निकोबार बार पे जो पीक है उसको बोलते हैं माउंट थ्रिलर करके। ठीक है, अब एक चीज़ और, हमने यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में देखा, तो लक्षद्वीप के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये लक्षद्वीप के हल्का सा नीचे यहाँ पे है मिनिकॉय, और उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे मालदीव्स है। ठीक है, ये है मिनिकॉय और ये मालदीव्स। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो चैनल अलग करता है उसका क्या नाम है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग करता है वो उसका क्या नाम है, तो इसको जो अलग करता है वो है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग करता है वो है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री में अंडमान निकोबार अलग होते हैं। ठीक है, और डंकन पैसेज अलग होता है साउथ अंडमान से अंडमान के बीच में। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच 5 ईयर प्लान प्राइमरली फोकस ऑन गरीबी हटाओ इनिशिएटिव। इसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि 5 ईयर प्लान जो हैं वो कब से शुरू हुए थे, 1951 से शुरू हुए थे 2014 में, जब तक मोदी की सरकार नहीं थी। मोदी सरकार आते ही इसको जिसने स्टार्ट किया था प्लानिंग कमीशन है, वो प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया 2014 में, और क्या लेके आए नीति आयोग। ठीक है, ये चीज़ याद है। कहाँ से लिए थे हमने, ये लिए थे हमने यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से। इतना हम डिस्कस कर चुके थे, और हमने सारे 12 के 12 जो ये हैं 5 ईयर प्लान वो भी हमने डिस्कस किए थे, उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट था वो हमारा एग्रीकल्चर से बेस्ड था। ठीक है, और हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है उस पर बेस्ड था। ठीक है, और हमने टारगेट रखा था 2.1 का, हम अचीव कर पाए थे 3.6 में। हमें फर्स्ट से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है कि इसमें आईआईटी सेटअप किए गए थे। ठीक है, ये चीज़। सेकंड से रिलेटेड क्या था, सेकंड से रिलेटेड ये था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका था, वो था मोटो पीसी महालनोबिस मॉडल था। ठीक है, और इसमें हमने टारगेट रखा था 4.5 का, हम अचीव कर पाए थे 4.21 का। तो जब हम जैसे जैसे हम करीब पहुँचे तो हमने अगली बार और ज़्यादा रख लिया। ठीक है, और उससे ज़्यादा क्या रिलेट करना है कि इसमें हमने 3 स्टील प्लांट सेटअप किए थे। कहाँ कहाँ हमने किए थे, राउरकेला में, दुर्गापुर में और भिलाई में। ठीक है, और किस किस के साथ हमने ये किए थे ये आप मुझे बताएंगे। तो राउरकेला कहाँ पड़ता है, राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, दुर्गापुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ये तो आपको पता ही होगा, और भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। किसके साथ किया था हमने, उड़ीसा के ये हमने किया था जर्मनी के साथ, दुर्गापुर वाला किया था हमने यूके के साथ, और भिलाई वाला किया था हमने यूएसएसआर के साथ। कोलैबोरेट करके हमने ये सेटअप किए थे, ये चीज़ आपको पता होगी। उसके बाद हमने और क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्ड के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये इसका मोटो था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, ये इसका मोटो था। किस मॉडल पे बेस्ड था, ये गडगिल मॉडल पे बेस्ड था, ऐसा बोलते हैं। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि गडगिल मॉडल पे थर्ड वाला भी बेस कह सकते हो, फोर्थ वाला भी, ऐसा एसएससी ने बहुत बार माना भी है। ठीक है, और हमने टारगेट रखा था 5.6 का, लेकिन इस बार हम उतना अचीव नहीं कर पाए, आधा भी अचीव नहीं कर पाए, 2.7 हमने अचीव किया। रीज़न क्या था कि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमने लड़े 2 जंग, 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और साथ साथ यहाँ पे आ गया था ड्रॉट मतलब कि सूखा पड़ गया था। तो इसकी वजह से हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, और इसके बाद हमें लेना पड़ा ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लिया हमने, उस ब्रेक को बोलते हैं प्लान हॉलीडे। क्या बोलते हैं, प्लान हॉलीडे, जो हमने लिया 1966 से 1969 तक। और फिर हमने वापसी की फोर्थ 5 ईयर प्लान के साथ। फोर्थ 5 ईयर प्लान
उसका जो मोटो था वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, ये भी बेस था रुद्र एलन मॉडल पे, और या फिर इसको भी हम बोल सकते हैं गडगिल पे बेस था, क्योंकि ऐसा मतलब कई बुक्स में गडगिल लिखा हुआ है, कई बुक्स में सिर्फ रुद्र एलन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे ध्यान रखना है, एसएससी ने जो माना है वो आपको ध्यान रखना है। और 5.7 हमने टारगेट रखा था, 2.3 के आसपास हम अचीव कर पाए थे। और फोर्थ ईयर से मैंने क्या बताया था कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ था, आपको रखना है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है यहीं शुरू हुआ, प्लानिंग प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने शुरू करवाया। उसके बाद स्माइलिंग बुद्धा हुआ। ये स्माइलिंग बुद्धा क्या हो, ऐसा क्या है ये भाई, ये है हमारा फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर पावर टेस्ट जो हुआ था, फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हुआ फिफ्थ, तो फिफ्थ का ही मोटो था गरीबी हटाओ। ठीक है, फिफ्थ का ही मोटो था गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा गांधी ने रखा था, मतलब इनिशिएटिव लेके आए थे। ये किस पे बेस्ड था, तो ये बेस्ड था डीपी धर मॉडल पे। किस पे, डीपी धर मॉडल पे। ठीक है, इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, और ये कब से कब तक था ये भी याद रखना है, 1974 से था 1979 तक, फिफ्थ वाला। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको कि शुरू के 3 जो हैं वो नेहरू जी उसमें पीएम थे, उसके बाद के 3 जो हैं वो उसमें इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, और सेवेंथ में राजीव गांधी पीएम थे। तो एक बार सिक्स्थ की बात कर लेते हैं, सिक्स्थ में की बात, अच्छा फिफ्थ के बाद, फिफ्थ हो गया हमारा, फिफ्थ का हम डिस्कस कर लिया। फिफ्थ के बाद आया हमारा रोलिंग प्लान, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं वो पार्टी चेंज हो गई थी, तो इसकी वजह से सरकार गिर गई, तो इसकी वजह से रोलिंग प्लान आया 1978 से 80 तक। फिर हमने कुछ डिसीजन लिए, फिर हमने वापसी की सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के साथ। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का मोटो था नेशनल इनकम को हमें आगे बढ़ाना है, बेटर करनी है। इसमें हमारे राजीव गांधी थे पीएम। सेवन्थ वाले में हमारे जो पीवी नरसिम्हा, सॉरी सेवन्थ वाले में, सॉरी सिक्स्थ वाले में इंदिरा गांधी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में इसमें इंदिरा गांधी थी हमारी पीएम, और सेवन्थ वाले में हमारे राजीव गांधी थे। हाँ, यही मैं कन्फ्यूज़ कर रहा था, राजीव गांधी थे। और इनका जो मोटो था वो था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है, FWP, ये इनका मोटो था। सेवन्थ के बाद वापस ब्रेक हुआ, एनुअल प्लान आए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब से कब तक, 1990 से 1992 तक, क्योंकि राजीव गांधी की हो गई थी डेथ। ठीक है, उसके बाद एट्थ आया, एट्थ आया। अब एट्थ से रिलेटेड क्या रखना है आपको, मोटो याद रखना है। एट्थ का मोटो था इंडिकेटिव प्लानिंग का, इंडिकेटिव प्लानिंग का। ठीक है, बाकी आप इसके बाद आपको मतलब कि मेनली जो है वो टॉप 5 हैं जिनकी मतलब कि टारगेट वगैरह या फिर मॉडल वगैरह पूछता है। बाकी सबके आपको सिर्फ मोटो याद रखना है। जैसे नाइन्थ का, एट्थ के बाद नाइन्थ का मोटो था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। और इसके इसमें पीएम कौन थे, इसमें इसमें हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसमें नरसिम्हा थे, पीवी नरसिम्हा। ठीक है जी। और नाइन्थ के बाद टेंथ में कौन था, टेंथ में हमारा मोटो था कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करनी है, पर कैपिटा इंक्रीज़ करना है। इसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और साथ में मनमोहन सिंह भी थे, और 11th और 12th में दोनों में मनमोहन थे, इसमें हमारे मनमोहन थे। ठीक है, तो 11th का क्या था, 11th और 12th में बस आपको एक वर्ड का याद रखना है, दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटी है। 11th का जो मोटो था वो था हमारा फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन 12th का जो मोटो था उसमें एक शब्द और जुड़ गया, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका मोटो था 12th वाले का।
12th वाला कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने आपको रीज़न बताया, 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को चेंज करके बना दिया नीति आयोग, या फिर ऐसा कह लीजिए प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया और नीति आयोग का कर लिया गठन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको 12 5 ईयर प्लान के बारे में पता होनी चाहिए। और साथ में एक होता है पर्सपेक्टिव प्लान, जिसमें हम 20 साल का क्या बोलते हैं 20 साल की प्लानिंग लेके चलते हैं। ठीक है, जो भी हमने मतलब 20 साल, हमें अगले 20 साल में क्या करना है वो भी, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। याद रहेगा, ये चीज़ भी याद रहनी चाहिए। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। यही चीज़ गलत होगी, पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, वो तो वेलफेयर, सभी का वेलफेयर करते हैं। ठीक है, मॉरल एंड पॉलिटिकल सेक्शन बिल्कुल सही है। एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये भी सही है। दे आर पॉजिटिव, ये भी सही है। एज दे रिक्वायर द स्टेट ऑफ टू डू दिस थिंग्स। और क्या रखना है कि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। किससे लिए हैं हमने, आयरलैंड से लिए हैं। किससे लिए, आयरलैंड से लिए हैं। और साथ साथ ये नॉन जस्टिसेबल हैं, इनको, इनके उल्लंघन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये सीक टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, लोगों का कल्याण के लिए मतलब कि बातें लिखी गई हैं कि आपको फॉलो करना है, जिससे मतलब वेलफेयर स्टेट का क्रिएशन हो। और ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। रिजेंबल्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, रिजेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसा लिखा गया है। ये चीज़ आपको याद नहीं है, याद रहेगी। और हमने डीपीएसपी देखे थे, तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको याद करवाया था कि एक एलडीसी है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, जो कि इसमें पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है। और उसने सोचा, क्या सोचा उसने, कि कुछ किया जाए। ठीक है, उसने सोचा कुछ किया जाए। ठीक है, तो उसने क्या क्या डिसीजन लिए, उससे हम इसको याद करते हैं। पहली बात, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको, ये आपको पता होना चाहिए। 36, 37, 38। 36 में लिखा है डीपीएससी की डेफिनेशन स्टेट दे रखी है। 37 में एप्लीकेशन दे रखा है। ठीक है, कि ये सीक टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट है, ये चीज़ मतलब ऐसी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, और 38 में लिखा है कि इट ऑथराइजेज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, सेम चीज़ लिखी है यहाँ पे। 39 में हमने याद किया था एलडीसी और पीएससी से, लोअर डिवीजन क्लर्क है। ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, ये हमने याद किया था, इसको मैं याद नहीं कराऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और फिर हम बात करते हैं तो 39A में क्या है, तो उसने बोला कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी। 40 में फिर उसने बोला कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक बार विलेज पंचायत बिठानी पड़ेगी। उसने विलेज पंचायत बिठाई। उसमें उसने क्या बोला कि सबसे पहले राइट टू वर्क और एजुकेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वो 41 में लिखा हुआ है। 42 में लिखा हुआ है कि अब राइट टू एजुकेशन और वर्क की हमने बात कर ली, तो हम ह्यूमन कंडीशन की बात कर लेते हैं, और मैटरनिटी लीव की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सा स्टेट सबसे पहले स्टार्ट किया था इसने, असम ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जब ये सब हो गया तो उसने लिविंग वेजेस की बात की, वो 43 में दे रखा है। ठीक है, 43A में जो बात की है वो यूनियन की बात की है, कि लोग जो हैं वो यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की, ये ऐड किया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 44 में 4 और 4, 44 में बात की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 45 में उसने बोला कि क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, जो 6 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, जब उसकी एजुकेशन की बात हुई तो उसने बोला कि फिर ST SC को भी देख लेते हैं, उनकी भी एजुकेशन की बात कर लेते हैं, वो 46 में की। 47 में जब एजुकेशन हो गया, लिविंग वेज सब कुछ हो गया, तो उसने बोला कि अब क्या है, अब न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, कि भाई बंदे जो हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर होनी चाहिए। उसने उसकी बात की। 48 में उसने बात करी कैसे बेटर होगी, तो वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से बात ठीक होगी।
उसकी बात की। जब ये सब हो गया तो उसने बोला कि अब क्या है, अब थोड़ा सा सर्कल को बड़ा करते हैं। तो 40A में उसने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात की कि इनको प्रोटेक्ट करना है। 49 में उसने फिर पब्लिक मॉन्यूमेंट्स जो हैं ताजमहल वगैरह इनकी बात की, फोर्ट्स किले की बात की कि इसको प्रोटेक्ट करना है। 50 में उसने बात करी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। किसकी बात की? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 51 में उसने बात करी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। ये ऐसे हम करके याद करते हैं। एक कहानी आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है, उस कहानी की आप मतलब कि सीक्वेंस में स्टेप्स को फॉलो करते रहो तो आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डीपी के एसपी के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं 13-year-old अकबर वॉज कोरोनेटेड इन 1556 एट कलनौर इन। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता है, आपको ये पता है कि कलनौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन बात क्या है अकबर के बारे में कि अकबर की जो सीट ऑफ गवर्नमेंट थी, जहाँ से वो राज करता था, वो अलग थी, और जहाँ उसका कोरोनेशन गया था वो अलग था। ठीक है, एक चीज़ आपको पता है कि इसमें पता चल गया कि भाई उसका 13 साल में उसका राज तिलक हुआ था 1556, ये चीज़ पता लगी। और अकबर के बारे में हमने पहले क्या क्या पढ़ा था वो भी गलत है। इसका इनका असली नाम था जलालुद्दीन 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 मोहम्मद आगे अकबर, ऐसा कुछ बड़ा सा नाम था। और ये इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट, अनपढ़ था। ठीक है, नगाड़ा का बहुत बड़ा प्लेयर था, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बहुत पसंद थी इसको। ठीक है, और उससे पहली चीज़, कब से कब तक इसका राज था? सॉरी, इसका राज था 1556 से 1605 तक। ठीक है, ये इसका राज था। 1556 में और क्या बताना चाहिए, 1556 में इसने बैटल लड़ी, सेकंड इसने नहीं लड़ी, सेकंड पानीपत का युद्ध किसके साथ? हेमू के साथ। हेमू कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम है। और क्या याद है, 1576 में एक और युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। किसके बीच में हुआ? राजा मान सिंह के बीच में हुआ, मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप, ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने? और मैंने आपको बताया था कि इसकी सीट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ थी? सीट ऑफ गवर्नमेंट थी इसकी आगरा में। ठीक है, लेकिन इसका तिलक कहाँ पे हुआ था? तिलक हुआ था इसका पंजाब में, कलनौर पंजाब में। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने क्या बताया था कि एक रानी थी जिन्होंने इनको 3 बार हराया। उस रानी का नाम क्या था? वो थी मांडला की रानी, क्वीन ऑफ मांडला। कौन सी? रानी दुर्गावती। याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अकबर को 3 बार किसने धूल चटाई थी? तो रानी दुर्गावती थी, क्वीन ऑफ मांडला, या फिर गोंडवाना प्रिंसेस के नाम से इनको जाना जाता है। और क्या हम जानते हैं अकबर के बारे में, वो भी हम रिलेट कर लेते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे, ये मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और 9 रत्न में से एक थे अबुल फजल, ठीक है, जिन्होंने अकबरनामा लिखी। अबुल फजल जिन्होंने लिखी अकबरनामा। इस अकबरनामा के 3 पार्ट थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पार्ट में इसके एंचेस्टर, अकबर के एंचेस्टर के बारे में है, दूसरे पार्ट में रीन के बारे में है, तीसरे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एन ए अकबरी हम बोलते हैं 3rd वॉल्यूम को, अकबरनामा की। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ सिटी स्टैब्लिश की थी, फतेहपुर सीकरी की थी। फतेहपुर सीकरी की भी कहानी है। क्या कहानी है कि एक सेंट हुए सलीम चिश्ती, उन्होंने इनको बेटे के लिए ब्लेस किया था, और जब इनका बेटा हुआ तब इन्होंने उनके नाम पे फतेहपुर सीकरी बनाई। उसके बाद इन्होंने एक रिलीजियन भी बनाया था, दिन इलाही करके। ठीक है, और जब गुजरात से जीत के आए थे तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है, रिलीजियस मैटर के लिए इबादत खाना बनाया, और 3 फोर्ट इन्होंने बनाए। ठीक है, आगरा का किला, लाहौर का किला,
और इलाहाबाद का किला इन्होंने बनाया। और क्या किया इन्होंने, कुछ चीज़ रिमूव कर दी। क्या रिमूव किया? अकबर पहले थे जिन्होंने जजिया टैक्स हटाया, जजिया, और पिलग्रिम टैक्स लगाया कि जो लोग मतलब कि बाहर से आते थे पिलग्रिमेज के लिए, उस पर टैक्स लगा था, वो भी हटाया। और साथ में वॉर प्रिजनर भी हटाया, मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर कोई राजा हार गया तो उसकी सारी सेना को हम बंदी बना लेंगे, वो वाला सिस्टम भी इन्होंने हटाया। अब क्या था, इनके एक फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, आपको नाम पता होगा, उनका नाम था राजा टोडरमल। ठीक है, वो लेके आए थे कौन सा सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम। अकबर एक सिस्टम और लेके आया था, उसका नाम था 10 साला सिस्टम, 10 साला सिस्टम या 10 साल सिस्टम। ठीक है, इसी को हम जब्ती सिस्टम बुलाते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जमीन को 4 हिस्सों में विभाजित किया, एक 10 साल के डेटा के हिसाब से, ये रखना है, 10 साल के डेटा के हिसाब से जमीन को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला है पुलाज, ठीक है, जो बहुत ही फर्टाइल है, जिस पे आप खेती बराबर कर सकते हो। सेकंड है परौती, ठीक है, जिसे मतलब 1-2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसमें खेती होती है। तीसरा है चाचर, जिसे 3-4 साल के लिए खाली छोड़ा जाता है, फिर उस पर खेती होती है। चौथा है बंजर, जिस पे हम कोई उपजाऊ चीज़, कोई उपजाऊ खेती नहीं कर सकते। इन चारों हिस्सों में ज़मीन को बांटा गया 10 साला सिस्टम या जब्ती सिस्टम के अंडर। और क्या एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपको शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि इनके टाइम पे ही टोबैको पहली बार इंडिया में आया। तंबाकू जो है पहली बार इंडिया में इन्हीं के टाइम पे आया। कब आया? 1604 में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अकबर के बारे में, ठीक है। बाकी हमने नवरत्न के बारे में सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। अबुल फजल के भाई थे जिन्होंने महाभारत और उसको ट्रांसलेट किया था, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से फिर वही है कि आप कोप नहीं कर पाओगे इससे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक जगह का क्लाइमेट किस फीचर से अफेक्ट नहीं होता है। उससे पहले क्लाइमेट और वेदर के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट किसे बोलते हैं, वेदर किसे बोलते हैं। तो वेदर का मतलब क्या है? आज का मौसम, सनी है, बारिश हो रही है, डेली का जो मौसम है उसको बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट में हम लेते हैं 30 साल का डेटा। कितने साल का? 30 ईयर्स डेटा लेते हैं, तब हम बताते हैं कि एक जगह का क्लाइमेट कैसा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्लाइमेट में कितने साल का डेटा लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो क्लाइमेट है एक जगह का, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? वो फैक्टर हैं 6। जैसे 6 इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वैसे ही क्लाइमेट जो है वो 6 फैक्टरों पर डिपेंड करता है। उसको हम याद करते हैं लोअर डिवीजन से, या लोअर डिस्टेंस मान लो, आप लोअर डिस्टेंस से याद कर लो, ठीक है। एल से मतलब है लैटिट्यूड, ओ से मतलब है ओशन करंट, डब्ल्यू से मतलब है विंड करंट, एलिवेशन कितना सी लेवल से कितना ऊपर नीचे है, रिलीफ फीचर्स, और डिस्टेंस फ्रॉम सी। इन 6 फैक्टर्स जो हैं वो एक जगह का क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? तो आपको पता है, सॉइल से कोई मतलब नहीं है, सॉइल से क्लाइमेट का कोई मतलब नहीं है। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। मतलब ये है, जैसे सपोज ये भारत है, कुछ है यहाँ पे सिटी स्टेट, और कुछ यहाँ ले लेते हैं। तो समुद्र से जितना दूर होंगे, ठीक है, उतना आपको कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलेगी। कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब ये है कि जितना जो स्टेट दूर है यहाँ, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। रात का टेम्परेचर बहुत लो होगा, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो पास पास हैं उनका टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। तो ये मतलब है कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनता है। 4 ऑप्शन दे देता है वो आपको, कि सपोज आप
कानपुर में है या फिर मुंबई में है, गुजरात का कोई है, महाराष्ट्र में है, तो किसकी कॉन्टिनेंटलिटी या फिर कहाँ पे जो है टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तो वो कॉन्टिनेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि जो जितना दूर होगा वो उतना ही वहाँ पे दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा। तो उसका आंसर कानपुर या फिर जो भी स्टेट है वो आ जाता है जो दूर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है आपको, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको फिजियोग्राफिक डिवीज़न तो पता ही है, इंडिया के 6 हैं। अच्छा चलो, वो मैं आगे कोई क्वेश्चन फंसेगा तो उसमें करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच म्यूजिकल नोड डिड न्यूलैंड पुट द मेटल कॉपर एंड ये क्या निकल विथ हेलोजेंस। ठीक है, न्यूलैंड ने कौन से सिद्धांत दिए थे? न्यूलैंड ने दिए थे ऑक्टेव के सिद्धांत। ठीक है, और कब दिए थे, और उसने पूछा है कि इनको किस कैटेगरी में रखा गया। तो ये है ऑक्टेव के सिद्धांत, जिसमें जो म्यूजिकल नोट होते हैं सारे गा मा पा धा नि सा, उन पे एलिमेंट्स को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, और उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। तो ये देखना है आपको, 1789 में हमें दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? ये दिया एंटोनी लेवोसियर ने। लेवोसियर। उसके बाद 1808 में जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। थ्योरी, ठीक है। 1817 में, मैंने ये सीक्वेंस में याद रखा, तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप सीक्वेंस में याद रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो। डॉवेनायर ने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिए। लॉ ऑफ ट्रायड क्या है कि दो एलिमेंट जो हैं उनका एवरेज जो है वो तीसरे एलिमेंट का होगा, जो कि एलिमेंट उसके बीच में होगा। ठीक है, वो वाला है। 1865 या 1866 में न्यूलैंड ने दिए थे ऑक्टेव के नियम, जो मैंने आपको बताया कि जो कि म्यूजिकल नोड पे डिपेंड करते हैं, ये वाले। और इसमें कॉपर और निकल कहाँ पे हैं? वो सा पे हैं या डो पे हैं। ठीक है, 1869 में मेंडेलीव ने दिए थे। मेंडेलीव ने क्या दिया थे? मेंडेलीव ने दिया था पीरियोडिक टेबल, तो इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। इसके बारे में एक चीज़ आखनी है कि कितने एलिमेंट्स थे, तो उसमें 101 एलिमेंट्स थे, ये चीज़ आखनी है। 1896 में क्या हुआ था? मोल कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। विल्हेम, नाम थोड़ा, ऑस्टवाल्ड ने। और 1913 में आपको पता है हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और तो हम क्वेश्चन पे आता है, तो उसका आंसर क्या था? डो, इस कैटेगरी में आता है। और ये कहाँ तक सीमित था? ये कैल्शियम तक ही सीमित था। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट था, मतलब ये कह लो आप। बढ़ते हैं आगे। 11th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम was made by Dada Bhai Nauroji. First official attempt to compute national income was made by P.C. Mahalanobis. Dada Bhai Nauroji divided the Indian economy into two parts, primary and secondary sector. Our first scientific method to compute national income was used by Dr. V.K. R.V. Rao. तो इसमें से ये चीज़ भी सही है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, और ये वाली बात भी सही है। ऑफिशियल अटेम्प्ट पीसी महालनोबिस में दिया था, कब दिया था? 1949 में दिया था। और लास्ट वाली बात भी सही है कि साइंटिफिक मेथड भी डॉक्टर वी के आर वी राव ने दिया था, 1913 में दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी होगी? गलत होगी थर्ड वाली बात। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं इंडिया का। ठीक है, इन्होंने रस्त गोफ्तार करके पत्रिका निकाली थी। रस्त गोफ्तार कब निकाली थी? 1854 में, शायद पारसी कम्युनिटी के लिए निकाली थी। और क्या पता होनी चाहिए आपको बात,
ये पता होना चाहिए कि ये पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जो कि मेंबर बन गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। और क्या याद रखना है, और याद रखना है कि इन्होंने इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी, एसोसिएशन। और इन्होंने क्या बोलते हैं, इनकी 2 बुक हैं, 2 बुक याद हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक ये बुक है। और एक बुक है द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये दोनों बुक इन्हीं की हैं। और इन दोनों में एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। किस तरह से जो ब्रिटिश हैं वो भारत की दौलत को लूटते जा रहे हैं या खाली करते जा रहे हैं तिजोरियाँ, वो इन दोनों बुक में मेंशन है। ये थ्योरी के बारे में पूछता है, किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब हम नेशनल इनकम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि नेशनल इनकम मैक्रो टॉपिक है कि माइक्रो टॉपिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका टॉपिक है। ठीक है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, वैसे तो 8 हैं पर मैं आपको 4 बेसिक बताता हूँ। पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a financial year, produced in a financial year within a territory, ये याद रखना, ये मेन बात है। एक ही जगह पे एक साल में जो वैल्यू प्रोड्यूस होती है फाइनल गुड और सर्विसेज के द्वारा, उसको जीडीपी बोलते हैं। ये चीज़ याद नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर किसको मानते हैं, कहाँ से कहाँ तक को, वो भी आप मुझे बताएंगे। फिर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। इसका मतलब है जीडीपी में से अगर हम एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, अगर ये जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर आपको याद रखना है 31 मार्च से अगले साल के 1 अप्रैल तक, उस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं, मतलब वहाँ तक नापा जाता है। ठीक है। अब ये एनएफआईए जो मैंने बात की, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इनकम हम फॉरेनर से ले रहे हैं, फॉरेनर इनकम फ्रॉम फॉरेनर, मतलब इंडिया के बाहर कोई जो इंडिया के बंदे हैं वो जो इनकम भेज रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम माइनस कर दें जो इंडिया इनकम दे रही है फॉरेनर्स को, इनकम टू फॉरेनर्स। भाई जैसे वहाँ के यहाँ के बंदे वहाँ विदेश में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के बंदे भी तो इंडिया में काम कर रहे हैं, नेपाल वगैरह के, तो उनकी इनकम को अगर माइनस कर दें तो जो निकल के आता है वो होता है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। उसको अगर हम जीडीपी में प्लस कर दें तो हमें जीएनपी मिल जाता है। उसके बाद थर्ड जो वे है उसको बोलते हैं एनडीपी, एनडीपी। इसका मतलब है जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन, मूल न्यास को घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। लास्ट है हमारा एनएनपी। जीडीपी में से अगर जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। तो ये 4 तरीक़ों से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। याद रखना है कि जीडीपी में सेकेंड हैंड गुड काउंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ताकि हम डबल काउंटिंग का एरर को हटा सकें। ये चीज़ आपको याद नहीं है। और एक चीज़, जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया किसने था ये भी आप पता होना चाहिए। ये दिया था साइमन कुछ रशियन नाम था, कुजनेट ऐसे करके कुछ नाम था, कुजनेट्स ऐसे करके, ठीक है। इन्होंने दिया था 1934 के आसपास दिया था, ठीक है। एक बार आप ये ईयर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस बंदे ने जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया था।
याद रहेगा। और ऐसे ही जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, मार्केट कॉस्ट होता है। तो 4 फैक्टर कॉस्ट के बनते हैं, 4 मार्केट प्राइस के बनते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे कराऊंगा। और किस को हम किस मतलब कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी फैक्टर कॉस्ट या जीएनपी फैक्टर कॉस्ट किसको हम बोलते हैं एक्चुअल में नेशनल इनकम, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे 2019-20 विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया। रेलवे से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाए थे। तो इसका आंसर तो यूपी हो जाएगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक है इंडिया का, ये भी है। उसके बाद हमने इंडियन रेलवे के बारे में क्या लिखा था कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी यूनिवर्सिटी, तो ये थी वडोदरा गुजरात में, वडोदरा गुजरात में। ठीक है। और लॉन्गेस्ट रेलवे कहाँ की है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे ठीक है। और ये चीज़ मैंने करा रखी है। और मैंने आपको सुरंग के बारे में बताया था कि सबसे गहरी या लार्जेस्ट सुरंग कहाँ की है, तो वो पंजाल की है, जम्मू एंड कश्मीर वाली, ये भी मैंने कराया था। उसके बाद हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम रेलवे से अलावा मैक्सिमम रोड कैपेसिटी किसकी है, किस स्टेट की है। तो ये याद रखना है आपको, रोड कैपेसिटी किसकी है, केरला की है। ठीक है। उसके बाद आपको गोल्डन क्वाड्रेंटल करके याद होगा कि जो प्रोजेक्ट लेके आई थी इंडिया, मतलब जो हुआ है, जैसे इंडिया को ऐसे दिखा देते हैं एक बार, ऐसे है। तो गोल्डन क्वाड्रेंटल इंडिया के 4 सिटीज़ को, मेजर सिटीज़ को, मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी, दिल्ली, यहाँ मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों को जो प्रोजेक्ट जोड़ता है उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। इसकी लंबाई पूछता है, कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। और आगे हम और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनते हैं, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच गवर्नमेंट ऑनर्ड डिस्टिंग्विश परकशनिस्ट नेम पंडित अनिंदो चैटर्जी विद द बांग्ला विभूषण अवार्ड इन 2022। ठीक है। तो इसका तो आप नाम देख के समझ जाओ, अनिंदो चैटर्जी। तो ये बंदा कहाँ का है, ये बंदा है भाई वेस्ट बंगाल का, है ना, याद है हमने वो इसके जो इसका त्यौहार होता है न्यू ईयर, कौन सा, पॉइलो बैशॉक, उसमें भी ऐसा नाम होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और आपको ए चटर्जी इनके बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये तबला से रिलेटेड है। ठीक है। और तबला से ये 2 इनके फॉर्म है, एक ख्याल और ठुमरी, ये दोनों में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। सेकंड चीज़ क्या है, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। कब मिला है, 2012 में मिला है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। एक फेस्टिवल ऐसा है पंजाब में जो गुरु नानक देव के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है। और एक है जो 10th गुरु थे उनके, गुरु गोविंद सिंह, उनसे रिलेटेड है। ठीक है। तो गुरु नानक से जो रिलेटेड है वो है गुरुपूरब, ये आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद से कौन सा रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे गुरु रहे हैं पंजाब में 10 गुरु रहे हैं। तो ये जो थे ये फर्स्ट गुरु थे। ठीक है, जिन्होंने लंगर सिस्टम की शुरुआत की थी। और ये कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे निर्गुण सेक्ट से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड जो गुरु थे वो हैं गुरु अंगद देव। इनसे क्या याद रखना है, इनसे याद रखना है कि इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट की स्थापना की थी, बनाई थी। ठीक है। उसके बाद हमारे फोर्थ वाले इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम था गुरु रामदास।
उन्होंने सिटी ऑफ अमृतसर बनाई थी और इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल की शुरुआत की थी, मतलब बिल्डिंग स्टार्ट बनना स्टार्ट किया करवाया था। 5th है हमारे गुरु अर्जन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ कंपोज किया था और इनके टाइम पे ही क्या बोलते हैं वो जो गोल्डन टेम्पल है वो ख़त्म हुआ था। ठीक है, और गोल्डन टेम्पल पे जो गोल्ड लगा रहा था वो किसने करवाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, ये भी आपको याद रहे। अर्जुन सिंह की जो डेथ हुई थी उनकी वजह से जहांगीर इन्होंने को मरवा दिया था। क्यों मरवाया था इसका रीज़न आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कहानी आपको पता होगी। सेम उसके बाद हमने कहाँ तक बात कर ली, उसके हम बात करते हैं 6th गुरु की। 6th गुरु जो हमारे थे, 6th गुरु वो थे गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद साहिब। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या है, इनसे रिलेटेड है अकाल तख्त, इसकी स्थापना की थी, ये चीज़ आपको याद नहीं है। फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट है, फिर हमारे 9th इम्पोर्टेंट है गुरु तेज बहादुर, तेज बहादुर साहिब, गुरु तेज बहादुर साहिब। ठीक है, तो इनको भी औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, और आपको पता है इनका जो सर धड़ से अलग कर दिया था, वो सर जो है वो चाइना चौक में गिरा था, जहाँ पे शीश इनका, फिर उसके बाद उस चीज़ का शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से स्थापना हो गई थी, शीशगंज गुरुद्वारा की फॉर्मेशन हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसने औरंगजेब ने इनको पागल कर दिया, क्योंकि औरंगजेब तो पागल था, उसको भले ही हम क्या बोलते हैं जिंदा पीर के ना टाइटल दे मिल रखा हो उसको, लेकिन वो था तो पागल ही ना। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा। जो हमारे फाइनल हैं लास्ट गुरु थे वो हैं गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिंह खालसा पंथ, खालसा खालसा पंथ की स्थापना करी कब, 1699 में। और इनसे कौन सा रिलेटेड फेस्टिवल है, तो वो है बैसाखी। बैसाखी हम गुरु गोविंद सिंह जी के सेलिब्रेशन में मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव, उनसे बर्थ एनिवर्सरी हम गुरुपुरब के रूप में मनाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह के लिए हम बैसाखी मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA, CAG नहीं CGA, ये चीज़ आपको रखना है। CGA कौन था, जिसको हमने मार्च 2023 में अपॉइंट किया, तो ये हैं हमारे SS दुबे साहब। ठीक है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे हमारे CS स्वामीनाथन, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, और एक और सेम नाम जो जिससे हम कंफ्यूज करते हैं वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग। अब ये कैग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछता है। तो कैग के बारे में हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। ठीक है, प्लस ये है कि ये सिंगल मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है। ये हेड है किसका, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ये हेड है, हेड हेड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, इतना हमें पता है। ठीक है, और इसके आर्टिकल देख लेते हैं, 148, 149, 150 और 151। 148 में कैग दे रखा है, डेफिनेशन इसकी। 149 में ड्यूटीज़ दे रखी हैं। 150 में ये बोला गया है कि ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, और प्रेसिडेंट ही इसकी अपॉइंटमेंट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 151 में ऑडिट रिपोर्ट के बारे में दे रखा है कि ये ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और उसको पेश करेगा किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पहले कैग कौन थे। ठीक है, और इसकी टर्म कितनी होती है, तो इसकी टर्म तो मैं बताना भूल गया, इसकी टर्म होती है 6 ईयर या फिर 65 ऑफ एज। ठीक है, पहले हमारे कैग थे VN राव, अब कौन है,
करंट में कौन है? करंट में है हमारे एस मूर्ति साहब। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट पास द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 टू रिपील एंड रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब सच बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि ये मरीन के बारे में बात कर रखा है, तो ये एक्ट भी ऐसा कुछ होगा। अब देखो, डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट, पर्सनल इंजरीज एक्ट, या फिर डोरियन एक्ट, लाइट हाउस, ऐसा लग रहा है कि ये मराइन से रिलेटेड है, मरीन से रिलेटेड है, तो फिर मैंने इसको ही टिक कर दिया था और यही सही इसका आंसर है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नहीं पता होते हैं, ये स्वाभाविक है। ठीक है, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। 100 में से 100 बच्चों के साथ ऐसा ही है। हर किसी को, हर कोई परफेक्ट नहीं है, सब में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी किसी के पास, और कोई कोई गलती भी करता है। तो आपको स्मार्टली एलिमिनेशन करना आना चाहिए। अगर आप बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो तब तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते थोड़ा आपको अपना सर्कल जो है वो बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरिशेबल फूड? पल्सेस, मीट, कर्ड, मिल्क। अब नॉन पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? नॉन पेरिशेबल वो, पेरिशेबल का मतलब वो होता है, पेरिशेबल का मतलब होता है सड़ना। जो खाना सड़ जाता है उसको पेरिशेबल फूड बोलते हैं, जो सड़ता नहीं है उसको नॉन पेरिशेबल बोलते हैं। अब देखो, मीट को रख दो वो भी सड़ जाएगा, कर्ड भी सड़ जाएगा, मिल्क भी सड़ जाएगा। पल्सेस है जो सड़ता नहीं है, पल्सेस मतलब कि दाल वगैरह जो होती हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले पे आते हैं, हाउ मैनी अवार्ड वर प्रेजेंटेड एट द नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2022 सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन ऑन 30 नवंबर 2022। ठीक है, तो ये अवार्ड्स हैं, कितने दिए गए थे? 44 अवार्ड्स दिए गए थे। ठीक है, और क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स सेरेमनी होती है, इसमें और भी इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स? जैसे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो भी यहाँ दिया जाता है इस टाइम पे, इसी मतलब इसका इवेंट है ध्यानचंद खेल रत्न, इसका पुराना नाम आपको पता होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड जो है वो भी इसी टाइम, इसका एक इवेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो भी इसका एक इवेंट है। तो ऐसे बहुत सारे जो मेजर मेजर अवार्ड्स हैं वो इस इवेंट में दिए जाते हैं। तो 2022 को 30 नवंबर को कितने अवार्ड्स दिए गए थे? 44 अवार्ड्स दिए गए थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प राजा राम मोहन राय लीगली अबॉलिश सती प्रैक्टिस? ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने आपको बताया था। पहली चीज़, इनको राजा का टाइटल अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोला जाता है, बोला जाता है। और क्या, इन्होंने वेद और उपनिषद को बंगाली में वेद एंड उपनिषद को बंगाली में क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र किए थे, या फिर क्या बोलते हैं इसको, चेंज किए थे बंगाली में। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि इनकी बुक्स के नाम हमने पढ़े थे, जैसे कि संवत कामदी, मिरातुल अखबार, संवत कामदी, मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था, और हमने क्या बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो अब बोला गया है कि सती प्रैक्टिस राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिश की थी, ये हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और क्या है, इन्होंने सती तो अबॉलिश किया था, इन्होंने ठगी सिस्टम भी अबॉलिश किया था। ठगी सिस्टम, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो मूवी देखी आपने,
वैसा नहीं है मतलब, पर ठगी सिस्टम भी सेम वही है। सर्किट कोर्ट्स भी इन्होंने अबॉलिश किए थे, सर्किट कोर्ट्स अबॉलिश किए थे। और इनके टाइम पे ही मैकॉले मिनेट आया था, जिसने बोला था कि भाई हमें क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ी को बढ़ावा देना है, ठीक है, जो थ्योरी दी थी वगैरह वगैरह, वो विलियम बेंटिक के टाइम पे ही हुआ था। प्लस एक और क्वेश्चन बना था कि इन्होंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी, इस पे क्वेश्चन आया था, मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर स्कैटर्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये किसने बोला था, ऐसा पूछा गया था, तो ये बोला था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये चीज़ याद रखनी है। जैसे कि वो आवादिजा चैरी जो कभी भी ब्रिटिश के मुंह में गिर सकती है, वो भी किसने बोला था, ये भी बहुत पूछता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या चीज़ कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और उसके बाद ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये किससे बने थे, तो ये बने थे हेलेना एक्ट 1833 का, हेलेना एक्ट 1833 का, उससे ये बने थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, और चलो इतना ही, फिलहाल इतना ही याद करवाते हैं, ठीक है। अब कॉर्नवालिस से क्या याद रखना है, कॉर्नवालिस से याद रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था ये, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आया था। कब लेके आया था, 1793 पे लेके आया था। और क्या, इसके टाइम पे ही थर्ड माइसोर वॉर हुई थी, माइसोर, याद रहेगा। और क्या लेके आया था, इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विस भी इसी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। और जो पुलिस सिस्टम हम आज देखते हैं वो भी इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। पुलिस सिस्टम जो हम देखते हैं वो भी इसी के टाइम पे शुरू हुआ था। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। और क्या पता है, ठीक है, और क्या पता है हमें, चलो इतना ही, ठीक है। और रिपन के बारे में, रिपन का हमें पता है कि जो लिटन जितने भी एक्ट्स लेके आया था उनको रिपील करने का काम रिपन ने किया था। तो कौन कौन से एक्ट रिपील किए थे ये आप देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो हैं इन्होंने वर्नाकुलर प्लस एक्ट जो है उसको रिपील किया था, ठीक है। आर्म्स एक्ट जो लेके आया था लिटन, उसको रिपील किया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, वो भी इसी के टाइम पे हुई थी। कर्जन से हम क्या रिलेट करते हैं, कर्जन से आपको सीधे याद आना चाहिए 1905 का बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन, ये आपको याद आना चाहिए। ये एक एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्या, और राममोहन रॉय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये भूल कह सकते हैं कि आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी, कब, 1814 में। और फिर वो उसको कन्वर्ट कर दिया था, या फिर उससे बनी थी ब्रह्मो समाज 1828 में। एक मिनट, 1828 में क्या बनी थी, ब्रह्मो समाज। और एक एंटी ब्रह्मो समाज थी। एंटी ब्रह्मो समाज मतलब ब्रह्मो समाज के खिलाफ एक सभा बनाई गई थी 1830 में, जिसको बोलते हैं धर्म सभा के नाम पे। और किसने बनाई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म सभा बनाई थी राधाकांत देव ने, राधाकांत देव ने, ठीक है। जो मतलब कि ब्रह्मो समाज के जो सिद्धांत थे उनके खिलाफ बनाई थी धर्म सभा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। पहली कबड्डी प्रतियोगिता या फिर चैंपियनशिप कब हुई थी और कहाँ हुई थी, दोनों चीज़ें बता दीजिए, ठीक है। उससे पहले कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, कबड्डी में होते हैं कितने, 7 प्लेयर। कितने मिनट खेल चलता है, तो 40 मिनट का खेल होता है। ये चैप्टर जी, ठीक है। और सबसे पहली कहाँ हुई थी, सबसे पहली एशियन हुई थी 1980 में, ठीक है। कौन जीता था, इंडिया जीता था, ठीक है। मेन में, ये मेन वाली है, ठीक है। वुमेन वाली कब हुई थी, वुमेन वाली पहली कब हुई थी, वो हुई थी 2005 में, याद रहेगा, फर्स्ट वुमेन वाली, ठीक है। और अभी रिसेंट वाली, ठीक है, रिसेंट वाली मैन की 2023 में हुई थी, और वुमेन की अभी 2025 में ही हुई है। कौन जीते हैं ये भी बता दो आप मुझे। तो दोनों में कौन जीता है, इंडिया जीता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। बढ़ते हैं आगे।
लिखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर 2013, ठीक है। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। पहले बताते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना हो, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके रेट को लिखते हैं हम के रिएक्टेंट पावर जीरो, ठीक है। अब एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे सपोज हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, डार्कनेस में करवाते हैं, अंधेरे में, तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। वहीं हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं लाइट में, सनलाइट में, तो ये 2HCl बना देगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये डार्कनेस और सनलाइट पर डिपेंड कर रहा है, इसके मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। अगर डार्कनेस रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर सनलाइट होगी तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना हो, जो कि या फिर क्या बोलते हैं उसको, मीडियम पे डिपेंड हो या किसी और चीज़ पे डिपेंड हो, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर लें, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे नाम लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक एलिमेंट पे डिपेंड होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक एलिमेंट पे डिपेंड होगा, और इसका रेट जो है वो होगा के ए की पावर वन, ठीक है। और कोई अगर और भी हैं तो बाकी उनकी पावर जीरो होगी, कहने का मतलब ये है, हाईएस्ट पावर जो है वो वन होगी, ठीक है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज N2O5 को हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये बनाएगा 2N2O4 और O2 बनाएगा, ये बनाएगा ये, ठीक है। अब ये एकदम से यहाँ नहीं पहुँच गया, ठीक है, एकदम से यहाँ नहीं पहुँच गया। इसमें तो आप बोलोगे कि सर इसके क्या बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, तो रेट क्या होना चाहिए, रेट इसका होना चाहिए KN2O5 पावर 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ना, है ना। तो पर ऐसा नहीं है, इसका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है, मैं वो आपको बताता हूँ थोड़ा। इसके मैं फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक करता हूँ कैसे बनता है। तो क्या होता है, पहले N2O5 का जो स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है, तो बनता है N2O4 बनता है और एक ऑक्सीजन बनती है। फिर N2O5 का ऑक्सीजन कैसा होता है और फास्ट रिएक्शन होता है ये, और तब बन जाता है N2O5 प्लस O2, इस तरह ये बनता है। और मेजॉरिटी जो है वो यहाँ होता है, इस वाले प्रोसेस में होता है, स्लो वाले में, इस पे डिपेंड करता है। इसलिए इस टाइम पे देखोगे तो आप एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा KN2O5 की पावर 1। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें मतलब जो डिपेंड करता है वो वन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेम चीज़ जो टू मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, दो मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, उसको टू ऑर्डर बोलते हैं। तीन पे करती है उसको थ्री ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया, जो अमोनिया है उसका हम डिकम्पोजिशन कराएं प्लेटिनम मीडियम पे, तो वो बनाएगा एक N2 बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, ये इसका होगा। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्टर होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई क्या है कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं हो रहा, ये रिएक्शन डिपेंड है प्लेटिनम पे, प्लेटिनम की वजह से ये डिकम्पोजिशन हुआ है। तो ये है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मैस्कॉट ऑफ FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। पहली बात, FIH का मतलब क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है लॉसेंस स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रहेगा। और 2023 को इस बार होस्ट किसने किया था,
होस्ट बता देता हूँ, होस्ट किया था भुवनेश्वर में हुआ था, और रूरकेला, राउरकेला, जैसे ही बोल लो आप, प्रोनाउंस कर लो, यहाँ पे होस्ट हुआ था। ये इसका मैस्कॉट है, इसको देख रहे हो, ये इसका मैस्कॉट है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑली, याद रहेगा। और ये क्या चीज़, 2023 का ये वर्ल्ड कप जीता किसने था? तो वॉन बाय जर्मनी। इंडिया कितनी बार जीता है? इंडिया भाई एक ही बार जीता है, वन टाइम। कब जीता है? 1975 में जीता है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया की हॉकी टीम है वो ओलंपिक्स की सबसे मतलब बेटर बढ़िया टीम है, क्योंकि वो 8 बार गोल्ड जिता के लाई है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्टैब्लिश पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, डुअल जुडिशियल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, प्लूरल जुडिशियल सिस्टम। तो भारत के जो संविधान है वो उसने क्या स्थापित किया? तो उसने स्थापित किया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे जुडिशियल सिस्टम जो है वो डिपेंड नहीं करता है। ये हमने कहाँ से लिया था? तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो हुआ था 1935 का, उस 35 का उसने हमें स्टैब्लिश करके दिया था क्या? फेडरल सिस्टम किया था, तो वहीं से आया है एस्टैब्लिश फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है? अब हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको सब कुछ याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कब एनफोर्स हुआ, कब अडॉप्ट हुआ, इसका सिंबल क्या था, ये सब चीज़ें हम देख लेते एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको बतानी है कि इसका सिंबल क्या है। ठीक है, इसको बनने में कितना टाइम लगा था? इसको टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। सेशंस कितने हो लगे थे? तो सेशंस लगे थे 11 सेशंस, 11 सेशन लगे थे। ठीक है, कब अडॉप्ट हुआ था? तो इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, याद रहेगा। साथ साथ ये भी याद रखना है कि अडॉप्ट करते ही इलेक्शन हो गए थे, ठीक है, सिटीजनशिप लागू कर दी थी, और एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो है वो भी बनाया गया था, स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद इसको एनफोर्स कब किया था, लागू कब किया था? तो वो किया था 26 जनवरी पे 1950, ये आपको पता होना चाहिए। इस दिन हमने पहला अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, फर्स्ट रिपब्लिक डे। ठीक है, ठीक है, और कहाँ हुआ था ये भी पता होना चाहिए। ये हुआ था इरविन एमपी थिएटर में, इरविन एमपी थिएटर में, थिएटर। चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के, जो इस बार के भी आए थे। नाम क्या था उनका? सुकर्नो नाम था उनका, ये याद होना चाहिए। और क्या यह चीज़ याद होनी चाहिए आपको इससे रिलेटेड, वो ये कि इसको डेकोरेट करने का काम किसने किया था, डेकोरेशन किसने किया था, और इसकी कैलीग्राफी किसने की थी, कैलीग्राफी किसने की थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो डेकोरेट 2 बंदों ने किया था। उन 2 बंदों के नाम क्या हैं? उनका नाम है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और बिहोर राम मनोहर सिन्हा, बिहोर राम मनोहर सिन्हा। और कैलीग्राफी किसने दी थी? कैलीग्राफी एक इंग्लिश में दी गई थी और एक हिंदी में दी गई थी। इंग्लिश में दी गई थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की भी ने दी थी, नारायण राय, सॉरी, राय ज़्यादा। और हिंदी में दी थी वसंत कुमार वैद्य ने, वसंत कुमार वैद्य ने, याद रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका सिंबल क्या था? सिंबल कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिंबल क्या है? वो है एलिफेंट। और ये भी पता होना चाहिए राष्ट्रपति भवन के बाहर कौन सा सिंबल है? तो वो बुल है। ठीक है, जो हमने कहाँ से लिया है? जो हमने अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन से लिया है। चलो उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे जब हम उसकी बात करेंगे।
विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एवियस? फिशेस, फ्रॉग, स्नेक्स और बर्ड। तो फिशेस को हम बोलते हैं फिशेस बोलते हैं, और ये हम बोलते हैं बर्ड्स को। ठीक है, उससे पहले हम इसको ऑर्डर को कैसे याद करते हैं? तो हम याद करते हैं सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। कबड्डी, इस तरह हम याद करते हैं ऑर्डर को। सबसे ऊपर के से किंगडम आता है। किंगडम का सब ग्रुप क्या है? पी से फाइलम, जो कि 5 हिस्सों में बांटा है। किसने बांटा था? तो एक हमारे साहब हुए 1969 में, वाइट टेकर साहब, इन्होंने किंगडम को 5 ग्रुप्स में बांटा था, 5 फाइलम में बांटा था, वो मैं बताऊंगा। सी से होता है हमारा क्लास, फाइलम के नीचे सब ग्रुप है क्लास। ओ से है ऑर्डर, एफ से है फैमिली, जिसके सब ग्रुप हैं। ठीक है, जी से है जेनस, और एस से है स्पीशीज। ठीक है, और 5 ग्रुप कौन से थे जिसमें फाइलम बांटा हुआ है? तो वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और ये जो लिखे हुए हैं फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड, ये किसका पार्ट है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किंगडम में, किंगडम के नीचे फाइलम आता है। ठीक है, तो एक फाइलम है एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया का सब क्लास है कोर्डेटा। ठीक है, उसका सब ग्रुप है एक वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में ये सब आते हैं। वर्टिब्रेट में क्या क्या आते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला आता है साइक्लोस्टोमेटस। साइक्लोस्टोमेटस, फिर फिशेस यानी मछलियाँ, फिर एम्फीबियन उभयचर, रेप्टाइल एवियस पंछी, और मैमल्स, ये आते हैं। अब इनके बारे में हमें चैम्बर ऑफ हार्ट याद करने पड़ते हैं कि इनके कितने कितने चैम्बर होते हैं। सबसे पहली बात, जो साइक्लोस्टोमेटस है इसको हम बोलते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट के नाम से। जॉलेस वर्टिब्रेट के नाम से। इसका एग्जाम्पल है हॉकफिश। क्या है? हॉकफिश। हॉकफिश कोई फिश नहीं है, याद रखना है। ऐसे ही एक है, एक होती है क्रे फिश, वो भी कोई फिश नहीं होती। ऐसे ही सिल्वर फिश होती है, ये भी कोई फिश नहीं होती। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। ठीक है, वैसे ही हॉक फिश भी कोई फिश नहीं होती। अब जो फिशेस होती है, जो मछली होती हैं, उनके कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? उनके 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस के 3 होते हैं, रेप्टाइल के भी 3 होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्या है वो भाई? है वो है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ को आंसू चाहिए होते हैं रोने के लिए, तो उसको एक एक्स्ट्रा हार्ट चाहिए, तो उसके 4 होते हैं। एविस पंछियों के होते हैं 4, मैमल्स के भी 4 होते हैं। मैमल्स आपको पता है कि सब क्या बोलते हैं, जो बच्चे हैं वो अंडे, मैमल्स जो हैं वो अंडा नहीं देते। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है प्लेटिपस, जो कि अंडे देता है। उसके अलावा एक और है कॉकरोच, इसके 13 होते हैं हार्ट चेम्बर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, महाबलीपुरम emerged as an important center of temple architecture under which of the following kingdom of South India? तो ममल्लीपुरम जो है वो किसका सेंटर रहा है, किसका गढ़ रहा है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, पल्लव का, चौलास का, चेरास का, चालुक्य का। अब देखो, पल्लव के बारे में हमें क्या पता है? पल्लव के बारे में हमें ये पता है कि ये सबसे पहली बार ड्रेविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए थे। ठीक है, और इन्होंने शो टेम्पल बनाए हैं कहाँ पे? ममल्लपुरम में। ममल्लपुरम में, इतना हमें पता है। चोला के बारे में हमें क्या पता है? चोला के बारे में हमें पता है
कि इन्होंने जो टेम्पल बनाए वो थे बृहदेश्वर में और एरतबतेश्वर में। ठीक है, बृहदेश्वर में बृहदेश्वर टेम्पल दो जगह बने, तंजौर में और गंगई कोंडा चोलापुरम में, गंगई कोंडा चोलापुरम में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और क्या पता है हमें? और चोला के बारे में ये पता है कि ये सबसे पहली बार लेके आए थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, ये इन्हीं की टेक्निक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना हमें पता है चोला के बारे में। और तंजौर जो टेम्पल है बृहदेश्वर किसने बनाया था? राजा राजावन ने बनाया था। और गंगईकोंडा चोलापुरम में जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो किसने बनाया था? वो राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया था, ये पता होना चाहिए। ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है वो किसने बनाया था? राजा राजा सेकंड ने बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम चेरा की बात कर लेते हैं। चेरा के बारे में, अच्छा, पल्लव से रिलेटेड एक और चीज़ क्या थी? ये थी कि इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। एक कैलाश टेम्पल अलग है और कैलाशनाथ अलग है। किसने बनाया था? ये नरसिम्हवर्मन सेकंड ने, द्वितीय नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने बनाया था। एक एलोरा में है जिसको कैलाश टेम्पल बोलते हैं, वो कृष्णादि फर्स्ट ने बनाया था। वो कौन किस डायनेस्टी का रूलर है वो आप मुझे बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य। ममल्यपुरम महाबलीपुरम जो है वो किसकी इंपॉर्टेंट कैपिटल थी? वो थी चालुक्य। अब चालुक्य के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जैसे पल्लव द्रविड़ स्टाइल लेके आए थे, ये लेके आए थे वेसरा स्टाइल, जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों, द्रविड़ और नॉर्थ दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इनके टेम्पल के हम बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बनाए थे पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कल और अहियोल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, अहियोल में कौन कौन से हो जाएंगे? रावण फाड़ी, लड़खान और दुर्गा टेम्पल हो जाएंगे। एक और टेम्पल था जो विरूपाक्ष का है, विरूपाक्ष, वो भी इन्होंने बनवाया था। विरूपाक्ष टेम्पल दो जगह है, एक हम्पी में है, जो यहाँ का है वो बनाया था क्वीन लोक महादेवी ने, और जो हम्पी वाला है वो देवराया टू ने बनाया था, विजयनगर एम्पायर वाले देवराया टू ने। ठीक है, इतना याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको? अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो है हमारा, ये है दुर्गा टेम्पल। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये किस स्ट्रक्चर में बना है? ये ऐसे स्ट्रक्चर में बना है, सॉरी, और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये किस तरह बना है? ये ऐसे बना है, ऐसे ऐसे शेप में बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्साइडल प्लेन। क्या बोलते हैं? एप्साइडल प्लेन। तो दुर्गा टेम्पल जो है हमारा वो बना है एप्साइडल प्लेन में, ये भी पूछता है। ये हमारा दुर्गा टेम्पल है, याद रहेगा। तो इतना आपको नोट करना था साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है, क्लियर? तो यहीं पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और होप करता हूँ कि आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।